न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने दिल्ली के केशव कुंज जाकर संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच बीजेपी के नए अध्यक्ष और अनुच्छेद 370 को लेकर बातचीत हुई। 370 पर भागवत ने कहा कि किसी के दबाव में नहीं आना है, लेकिन जल्दबाजी नहीं, देश में कराई जाए चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद पहुंचकर वीर सावरकर को उनकी जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि दी। उनकी जयंती के मौके पर मोदी ने कहा कि उन्हें एक बेहतरीन लेखक, विचारक, कवि और समाज सुधारक के रूप में याद किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी कैबिनेट की बैठक करेंगे। शाम 5 बजे मोदी ने कहा कि उन्हें एक बेहतरीन लेखक, विचारक, कवि और समाज सुधारक के रूप में याद किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी कैबिनेट की बैठक करेंगे। शाम 5 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें संसद के पहले सत्र की तारीख तय की जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि संसद का पहला विशेष सत्र जून में होगा, जबकि जुलाई में बजट सत्र रखा जाएगा। कैबिनेट की मीटिंग के बाद संसद सत्र की तस्वीर साफ होगी। कांग्रेस नेता कमलनाथ प्रोटेम स्पीकर होंगे। वो नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। नई सरकार की नई स्पीकर इंदौर से जीतकर आई सुमित्रा महाजन होंगी। उनके कामकाज संभालने से पहले कमलनाथ को अस्थायी रूप से स्पीकर बनाया गया है। इससे पहले कल हुई मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में काले धन पर पहला बड़ा फैसला हुआ। मोदी सरकार ने काले धन पर एसआईटी गठित करने का फैसला किया है। श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार की कैबिनेट की पहली मीटिंग थी, तो विदेशों में जमा ब्लैक मनी के बारे में सार्थक कार्रवाई करने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में एसआईटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एमवी शाह कालेधन के लिए गठित एसआईटी के अध्यक्ष होंगे। जस्टिस अरिजीत पसायत एसआईटी उपाध्यक्ष होंगे। इसके अलावा सीबीआई, डीआरआई और आईबी के प्रमुखों को सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। कालेधन मामले पर एसआईटी गठन का बाबा रामदेव ने स्वागत किया है। बाबा रामदेव ने कहा कि मोदी ने जो वादा किया था उसे निभाया है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने इस फैसले की तारीफ की है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 पर पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बयान पर सियासी बवाल मच गया है। कल उन्होंने कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी अनुच्छेद 370 पर खुली बहस चाहते हैं। अनुच्छेद 370 के कारण प्रदेश जम्मू कश्मीर का लाभ कम, नुकसान अधिक हुआ है। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि इसके ऊपर एक चर्चा की जा सकती है, इसके ऊपर बहस की जाती है। पीएमओ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के इस बयान पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भड़क उठे। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि अगर अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा। उमर अब्दुल्ला के बयान पर आरएसएस ने पलटवार किया। संघ नेता राम माधव ने ट्वीट कर कहा कि क्या उमर जम्मू कश्मीर को अपनी पैतृक संपत्ति समझ रहे हैं? चाहे 370 हो या नहीं, जम्मू कश्मीर हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा। अनुच्छेद 370 बहस की बात करने वाले पीएमओ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह पर पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मंत्री जो जम्मू कश्मीर से संबंध रखता है वो इस तरह की बयानबाजी करता है। बवाल बढ़ने के बाद पीएमओ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बयान जारी कर सफाई दी और कहा कि अनुच्छेद 370 पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम के हवाले से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और ये विवाद निराधार है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। कांग्रेसी नेता अजय माकन ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 12वीं पास स्मृति ईरानी को एचआरडी मिनिस्टर बना दिया। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्री बनाए जाने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जो ग्रेजुएट भी नहीं है उनसे एचआरडी जैसा मंत्रालय कैसे सौंप दिया गया। The HRD minister is not even a graduate. So I think these are things which show the unrepresentative, imbalanced and hasty approach to cabinet making. केंद्र सरकार ने स्मृति ईरानी का बचाव करते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि स्मृति को योग्यता के आधार पर मंत्री बनाया गया है और कांग्रेस का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री जी ने अपने सारे मंत्रियों की क्षमताओं का ध्यान रख करके उनको उत्तरदायित्व दिया है। अगर कांग्रेस की ओर से ये टिप्पणी आई है तो मैं कहूंगा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी टिप्पणियों को कहने के पहले
थोड़ा कांग्रेस को अपने अंदर और इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। उधर बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने माखन पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है और लिखा है कि माखन जी, पढ़ाई का इस्तेमाल देश को बनाने में होना चाहिए, न कि घोटाले और देश को शर्मसार करने में। ये संदेश अपने पढ़े लिखे कांग्रेसियों तक पहुंचा दीजिए। मोदी की धुर समर्थक मधु किश्वर ने भी स्मृति पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया कि स्मृति ईरानी 12वीं पास है, वो फैशन मॉडल बनने गई और टीवी सीरियल की बहू बनी। क्या भारत का शिक्षा मंत्री बनने के लिए यही शैक्षणिक योग्यता है? सामाजिक कार्यकर्ता मधु किश्वर यही नहीं रुकी, उन्होंने ट्वीट कर स्मृति ईरानी पर तंज भी कसा और लिखा कि हैरानी नहीं होगी अगर ईरानी की आश्चर्यजनक योग्यता को देखते हुए उन्हें डिप्टी पीएम भी बना दिया जाए। हालांकि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने स्मृति का बचाव किया है। ट्वीट कर उमर ने पूछा कि क्या नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के लिए पायलट और कोयला मंत्री बनने के लिए खदान में काम करने वाला होना योग्यता होनी चाहिए? कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार में कृषि राज्य मंत्री बनाए गए मुजफ्फरनगर से सांसद संजीव बालियान पर सवाल उठाए हैं। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि दंगों में आरोपी संजीव बालियान मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, क्या इसमें कोई संदेश है? कांग्रेस ने मोदी सरकार के मंत्रिमंडल पर कई सवाल खड़े किए हैं। प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पूछा कि 10 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों से एक भी मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? 6 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनको कोई जगह नहीं मिली है मंत्रिमंडल में। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह सवाल उठाया कि राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतने के बाद भी बीजेपी ने इस राज्य को सिर्फ एक राज्य मंत्री दिया, जबकि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल से एक भी मंत्री नहीं बनाए गए। यहाँ पूरे 25 सीट बीजेपी को मिले राजस्थान में, मेरे प्रदेश में, वहां से एक मंत्री है, गुजरात से एक मंत्री है, उत्तराखंड और हिमाचल से कोई नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने मंत्रियों के पोर्टफोलियो पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये समझ से परे है कि वित्त और रक्षा मंत्रालय एक मंत्री को दिया गया और सूचना, प्रसारण और पर्यावरण की जिम्मेदारी एक मंत्री को मिली है। क्या संबंध इन्होंने पाया रक्षा और वित्त के बीच में, और किस आधार पर इसको सिर्फ एक एडिशनल चार्ज पे रिड्यूस कर दिया? अभी तक हम ये नहीं समझ पाए हैं कि पर्यावरण और सूचना मंत्रालय का क्या कनेक्शन है जो एक मंत्री को दिया गया है। शिवसेना की नाराजगी दूर हो गई है और आज अनंत गीते भारी उद्योग मंत्रालय का कार्यभार संभाल लेंगे। कल अपने पोर्टफोलियो से नाराज गीते ने चार्ज संभालने से इंकार कर दिया था। नरेंद्र मोदी और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे में बात हुई, जिसके बाद मामला सुलझ गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज मंत्रालय जाकर अपना कार्यभार संभाल लिया। सुषमा को विदेश मंत्रालय के साथ साथ प्रवासी भारतीय मामलों का मंत्रालय भी सौंपा गया है। कैबिनेट मंत्री मेनका गांधी ने भी मंत्रालय जाकर आज चार्ज संभाल लिया। मेनका को महिला और बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट मंत्री वेंकैया नायडू ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने शहरी विकास मंत्रालय का कामकाज संभाला। इसके अलावा उन्हें संसदीय कार्य और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय का जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। शहरी विकास मंत्रालय का कामकाज संभालने से पहले वेंकैया नायडू ने पूजा अर्चना की। पूजा करने के बाद वो अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ गए। परिवहन और जहाजरानी मंत्री बनाए गए नितिन गडकरी कल मंत्रालय का चार्ज लेंगे। वो नागपुर में है और वहां से लौटने के बाद कार्यभार संभालेंगे। अरुण जेटली ने वित्त मंत्री के तौर पर कल अपना कामकाज संभाल लिया। वित्त मंत्रालय में अफसरों ने गुलदस्ते के साथ उनका स्वागत किया। चार्ज संभालने के बाद जेटली बोली कि महंगाई कम करना उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि आर्थिक हालात पर दोनों में बातचीत हुई। हालांकि रघुराम ने मीडिया से कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वित्त मंत्रालय के बाद अरुण जेटली ने रक्षा मंत्रालय का भी कार्यभार संभाला। बताया जा रहा है कि अगले आर्मी चीफ के रूप में उन्होंने जनरल दरवीर सिंह सुहा की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी। उन्होंने श्रीनगर में हुए मिग विमान क्रैश पर दुख जताया। रविशंकर प्रसाद ने भी कल अपना कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालने के दौरान अधिकारियों ने गुलदस्ते भेंट करके उनका स्वागत किया। रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री के साथ साथ संचार और आईटी मंत्री भी बनाए गए। वहीं कल स्मृति ईरानी ने मानव संसाधन मंत्रालय में अपना कार्यभार संभाल लिया। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी काम संभाल लिया।
बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने भी कल अपना कार्यभार संभाल लिया। जावड़ेकर को सूचना प्रसारण मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार मिला है। अधिकारियों ने उन्हें गुलदस्ते भेंट करके बधाई दी। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कल अपना कार्यभार संभाल लिया। प्रधान को स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया है। सामाजिक न्याय मंत्री बनाए गए थावरचंद गहलोत ने भी कल कार्यभार संभाला और पहले दिन ही अफसरों के साथ मीटिंग भी की। चार्ज संभालने के बाद उन्होंने कहा कि गरीबों और वंचित लोगों की बेहतरी की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। कल निर्मला सीतारमण ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का प्रभार संभाला। उन्होंने स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। साथ ही उन्हें वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री भी बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने भी अपना पद संभाल लिया। उन्हें पर्यटन और संस्कृति मंत्री बनाया गया है और स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। शिरोमणि अकाली दल से एकमात्र मंत्री बनाए गए हरसिमरत कौर ने भी कल अपना मंत्रालय संभाल लिया। अफसरों ने उन्हें गुलदस्ते भेंट कर बधाई दी। हरसिमरत को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाक पीएम नवाज शरीफ की मां के लिए शॉल भेजा। शॉल मिलने पर नवाज की बेटी मरियम ने नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहा। मंगलवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात को ऐतिहासिक मौका बताया। नवाज ने कहा कि हम भारत से सभी मुद्दों पर बातचीत करने को तैयार हैं। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि यहां से रिश्तों की नई शुरुआत की उम्मीद है। हम लाहौर में वाजपेयी के दौर में छोटी बात को आगे बढ़ाएंगे। शरीफ ने कहा कि दोनों देशों के विदेश सचिवों की जल्द मीटिंग होगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात में पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा जोर शोर से उठाया। नरेंद्र मोदी ने 26/11 मुंबई हमले का मुद्दा उठाते हुए नवाज शरीफ से कहा कि हमले के दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आतंकवाद पर सख्त रुख इख्तियार करते हुए मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी जमीन से आतंकवाद को बंद करना चाहिए। मोदी ने सीमा पार से आतंकवाद के मुद्दे पर बात करते हुए सरहद पर आतंकी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कहा। पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान नवाज शरीफ से कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के अपने वादे को पूरा करे। जवाब में नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को कार्रवाई का भरोसा दिया। पीएम मोदी और नवाज शरीफ के बीच में हुई मुलाकात में दाऊद इब्राहिम का जिक्र हुआ। ये साफ नहीं हो पाया। विदेश सचिव सुजाता सिंह ने जब इससे सवाल उनसे बारे में पूछा गया तो क्या मोदी ने दाऊद का मुद्दा उठाया तो वो गोलमोल जवाब देती हुई नजर आई। पीएम नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ाने पर भी जोर दिया, जिस पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मोदी को सकारात्मक जवाब दिया। नवाज शरीफ ने पीएम नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आने का न्यौता दिया, जिसे नरेंद्र मोदी ने फौरन स्वीकार कर लिया। हालांकि अभी मोदी के पाकिस्तान जाने की तारीख तय नहीं है। मंगलवार के दिन मोदी से मुलाकात के बाद पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी मिलने गए। वाजपेयी ने अपने कार्यकाल के दौरान जब शांति वार्ता की पहल करते हुए बस से लाहौर हो गए थे, तब पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ही थे। दिल्ली में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जामा मस्जिद भी गए। जामा मस्जिद में शाही इमाम अहमद बुखारी ने नवाज की यहां अगवानी की। जामा मस्जिद के अलावा नवाज शरीफ लाल किला भी देखने गए। फिल्म अभिनेता और पटना साहिब से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात करने पहुंचे। मुलाकात के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उनके और शरीफ के संबंध 30 साल पुराने हैं। मंगलवार की शाम कैबिनेट की मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से मुलाकात की। नरेंद्र मोदी पूर्व पीएम के 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग आवास पर पहुंचे। कार से उतरते ही मोदी ने मनमोहन सिंह को बुके भेंट किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह की मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। दिल्ली में आज जेडीयू के आला नेताओं की बैठक होनी है। बैठक में लोकसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन पर मंथन किया जाएगा और आगे की रणनीति पर विचार होगा। जेडीयू की इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष शरद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत पार्टी के महासचिव और उपाध्यक्ष शिरकत करने वाले हैं। बैठक में जेडीयू के राज्यसभा सदस्यों के साथ साथ युवा और छात्र शाखाओं के प्रमुखों को भी बुलाया गया है। नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जगह पाने वाले किरेन रिजिजू ने खुशी जाहिर की है। रिजिजू ने कहा कि उनका अगला लक्ष्य अरुणाचल के विकास के लिए काम करना है। Certain programs for developmental activities also. For example, Border Area Development Program (BADP),
This is one of the major developmental package for the border areas, right from Ladakh, Arunachal, and all the border areas of the country. And it has a huge, fund allocated for that purpose. अरुणाचल के सीएम नबाम तुकी ने किरेन रिजिजू को राज्य मंत्री बनने पर बधाई दी। नबाम तुकी ने उम्मीद जताई कि रिजिजू प्रदेश की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। Extend my heartiest congratulations to the Prime Minister and Ministers, especially for Kiren Rijiju. This morning I met him and extend my heartiest congratulations. दिल्ली हाईकोर्ट की लताड़ के बाद आखिरकार आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने पर्सनल बॉन्ड भर दिया, जिसके बाद कल तिहाड़ जेल से उनकी रिहाई हो गई। पर्सनल बॉन्ड उनके वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट में जमा किया। पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल को जेल आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने पर्सनल बॉन्ड भर दिया, जिसके बाद कल तिहाड़ जेल से उनकी रिहाई हो गई। पर्सनल बॉन्ड उनके वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट में जमा किया। पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल को जेल भेजा था, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि रिहाई चाहिए तो पर्सनल बॉन्ड भरना ही होगा। इसके बाद जेल जाकर वकील ने केजरीवाल से पर्सनल बॉन्ड भरवाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि बॉन्ड का मसला बेहद छोटा था, लेकिन केजरीवाल ने इसे बेवजह प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया। हाईकोर्ट ने दो टूक कहा कि केजरीवाल को रिहाई चाहिए तो बॉन्ड भरना होगा, और आखिरकार उन्होंने यही किया। नितिन गडकरी मानहानि केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने पर्सनल बॉन्ड नहीं भरने पर केजरीवाल को 21 जून तक जेल भेजा था। वो अंडरटेकिंग पर अड़े थे, लेकिन अब जब हाईकोर्ट ने भी लताड़ लगाई तो केजरीवाल ने बॉन्ड भर दिया। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी पर कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी को नोटिस भेजा है। साथ ही दिल्ली सरकार से भी जवाब मांगा गया है। इस अर्जी पर अब 31 मई को सुनवाई होगी। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और गोपाल राय की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। दोनों को पटियाला हाउस कोर्ट ने अवमानना का नोटिस भेजा है। केजरीवाल के न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फैसले पर इन दोनों ने टिप्पणी की थी। दरअसल जब पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल को जेल भेजा था तो उनके अहम सहयोगियों मनीष सिसोदिया और गोपाल राय ने फैसले पर सवाल उठाए थे। इन दोनों की टिप्पणियों पर कोर्ट ने नोटिस भेजा, जिसकी सुनवाई जुलाई में होगी। बीएमसी ने मुंबई के कैंपा कोला सोसाइटी में रहने वाले 93 अवैध फ्लैट मालिकों को 31 मई तक मकान खाली करने का नोटिस दिया है। बीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह नोटिस जारी किया है। वहीं इस नोटिस के बाद अब कैंपा कोला में रहने वाले लोगों ने देश के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी फरियाद की है। पीड़ितों के मुताबिक उनकी इस मुसीबत में अब नरेंद्र मोदी का सहारा मात्र ही बचा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एयरफोर्स का विमान MiG-21 हादसे का शिकार हो गया। हादसे में विमान के पायलट की मौत हो गई। वायुसेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं। हादसा श्रीनगर के करीब 45 किलोमीटर दूर अवंतीपुर एयरफोर्स स्टेशन के पास हुआ। पायलट ने रूटीन प्रैक्टिस के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान भरने की कुछ देर बाद विमान हवा में क्रैश हो गया। लखनऊ में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव औचक निरीक्षण करने राजस्व परिषद के ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने समय से नहीं आने के लिए कई अधिकारियों को फटकारा। शिवपाल ने कई रजिस्टर भी जब्त कर लिए। दिल्ली में बार काउंसिल के बाहर नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने प्रदर्शन किया। दरअसल 30 हजारी कोर्ट के बाहर नॉर्थ ईस्ट की महिला वकील पर कुछ वकीलों ने नस्लीय टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने प्रदर्शन किया। मेरठ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती से नाराजगी पर ऊर्जा भवन के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। कानपुर में अघोषित बिजली कटौती से परेशान लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने बिजली दफ्तर के बाहर जाकर बिजली कटौती रोकने की मांग की। पीएम नरेंद्र मोदी ने संत कबीर नगर में हुए ट्रेन हादसे को लेकर मुआवजे का ऐलान किया। सरकार ने हादसे में मारे गए यात्रियों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों के परिजनों को 1-1 लाख और मामूली घायलों को 20-20 हजार देने की घोषणा की है। संत कबीर नगर में हुए ट्रेन हादसे के मुआयने के लिए पीएम मोदी ने 2 मंत्रियों को मौके पर भेजा। इनमें से एक कैबिनेट मंत्री कलराज मिश्र और दूसरे रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा थे। सोमवार को यूपी के संत कबीर नगर जिले में भीषण ट्रेन हादसा हो गया, जिसमें अब तक 28 यात्रियों के मौत की खबर है, जबकि सैकड़ों लोग जख्मी हैं। गोरखपुर से सटे संत कबीर नगर में तेज रफ्तार गोरखधाम एक्सप्रेस ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। संत कबीर नगर में हुए भीषण हादसे से ट्रेनों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
गोरखपुर से जाने वाली 41 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं, जबकि 24 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। यूपी के बरेली में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 लोग जख्मी हो गए। NH-24 बहराइच से आ रही एक तेज रफ्तार बस एकाएक बेकाबू होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि बस में क्षमता से ज्यादा यात्री भरे हुए थे, जिसकी वजह से बस ने नियंत्रण खो दिया। हादसे पर यूपी सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। अखिलेश सरकार ने मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए के अलावा उनका मुफ्त इलाज कराने की घोषणा की है। दिल्ली के सुभाष पैलेस इलाके में राहगीरों की मुस्तैदी के चलते एक बच्चे की इज्जत तार-तार होने से बच गई। यहां एक युवक बच्ची को अगवा करके उसके रेप की कोशिश कर रहा था। लोगों ने वक्त रहते उसे धर दबोचा। दिल्ली के बिंदापुर पुलिस स्टेशन में एक लड़के की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाने पर नाराज लोगों ने थाने में हंगामा किया। लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी। मुंबई के सांता क्रूज एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात एक जवान ने अपने ही साथियों को गोली मार दी। पुलिस ने कुछ ही घंटे बाद आरोपी जवान को मुंबई के गोरेगांव इलाके से गिरफ्तार कर लिया। यूपी के रायबरेली में एक निजी अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने आया है, जब डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद मरीज के पेट में औजार छोड़ दिए। बिहार के बोधगया में बौद्ध भिक्षुकों ने विश्व शांति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना के लिए विशेष पूजा अर्चना की।